रात के 12 बजने ही वाले थे। दीपांशु अब बस कुछ ही देर में 4 साल का पूरा हो जाएगा। जनवरी का महीना, तेज ठंड। रजाई के अंदर घुसा दीपांशु माँ के सरप्राइज का इंतजार करता हुआ चुपचाप सोने का नाटक कर रहा है। निकिता, दीपांशु की माँ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई बेटा दीपू। चल उठ जा जल्दी से, तेरा केक तैयार है। जैसा तूने कहा था बिल्कुल वैसा ही बनाया है मैंने। तेरी पसंद की मिठाई भी बनाई है मैंने। दीपांशु खुशी से, थैंक यू माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। नीलेश, दीपांशु के पापा, दीपू बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। दीपांशु, थैंक यू पापा। निकिता ने देखा कि दीपांशु के चेहरे पर नींद जैसा कोई दृश्य न था। वह समझ गई कि दीपांशु अपने जन्मदिन को लेकर बहुत उत्सुक है और उसे नींद भी नहीं आ रही। नीलेश और निकिता ने मिलकर दीपांशु का बर्थडे रात को ही मनाया। दीपांशु के चेहरे पर माँ पापा के प्यार की मुस्कुराहट झलक रही थी। भले दीपांशु मात्र 4 साल का हुआ है, पर वह माँ पापा का प्यार दुलार बहुत बारीकी से अनुभव कर लेता है। निकिता दीपांशु की पसंद की सारी चीजें उसके जन्मदिन के एक दिन पहले ही बनाकर तैयार रखती है। खासकर उसे जो जो पसंद था खाने में, वह सब निकिता ने बड़े प्रेम से अपने बेटे के लिए तैयार किया। नीलेश दीपांशु के लिए ढेर सारे खिलौने लाया और कुछ किताबें थी, क्योंकि अब वह इतना बड़ा हो चुका था कि वह पढ़ाई करना शुरू कर सके। नीलेश, ये लो बेटा तुम्हारा गिफ्ट। ढेर सारे खिलौने और कुछ एक आध किताब, जिससे कि तुम अब पढ़ाई भी कर सको थोड़ा थोड़ा। दीपांशु, हाँ पापा, मैं खूब पढ़ूंगा और आपके जैसा ही बड़ा आदमी बनूंगा। दरअसल नीलेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, जहां उसके सालाना आय तकरीबन 8 से 9 लाख के आसपास है। उन लोगों को पैसे की कोई कमी नहीं है और न ही किसी तरह की कोई परेशानी उनके जीवन से संबंधित। रुचिका दीपांशु से 3 साल बड़ी है, पर वह सनी का जन्मदिन सभी के साथ नहीं मना पाई। उसे नींद जल्दी आ गई थी और वह सोती ही रह गई। पर कोई बात नहीं, सुबह अपने छोटे भाई को जन्मदिन की बधाई दे देगी। दीपांशु, माँ तुम मेरे लिए क्या तोहफा लाई हो? निकिता, दीपू, मैं तेरे लिए कुछ लाई नहीं हूँ, बल्कि तेरे लिए बहुत कुछ बनाया है मैंने। अच्छा माँ, क्या क्या बनाई हो बताओ ना जल्दी। अरे सब्र कर, थोड़ा बताती हूँ। जलेबी, गाजर का हलवा, खीर और लड्डू। दीपांशु, इतना सब कुछ आपने कब बनाया? निकिता, अरे बेटा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, सब बना दिया मैंने फटाफट। दीपांशु, कितना काम करती हो मम्मी, और मैं भी तुमको कितना परेशान करता रहता हूँ। दीपांशु तो अपनी माँ से आधी रात को ही बातें करने में लग गया, अपनी तोतली आवाज में। निकिता दीपांशु ने बहुत सी बातें की और नीलेश भी वहीं बैठा सुनता रहा माँ बेटे की बातें। रात ज्यादा हो गई थी, पर दीपू है कि सो ही नहीं रहा था। निकिता ने धीरे धीरे बातों के जरिए उसे अपनी गोद में लिटा लिया और चालाकी से उसे सुला दिया, क्योंकि निकिता जानती थी अगर उसने दीपू को नहीं सुलाया तो वह पूरी रातें बातें ही करता रहेगा। दीपांशु को सुलाकर निकिता और नीलेश भी सो गए। सुबह हो गई। नीलेश ने दीपांशु के जन्मदिन के उत्सव की सारी तैयारी अच्छे से कर ली थी। बस अब खाना बनाने वाला हलवाई का इंतजार था। रुचि, हैप्पी बर्थडे दीपू। दीपांशु अभी भी सो ही रहा था, क्योंकि रात भर उसने निकिता से बातें जो की थी। रुचिका, दीपू उठ, आज तेरा जन्मदिन है, कितना सोएगा, अब तो उठ जा। दीपू नींद में, क्या है रुचि दीदी, मुझे क्यों जगा रही है तू? रुचिका, अरे भूल गया, क्या तेरा आज बर्थडे है? दीपांशु, याद है, पर मैंने माँ और पापा ने रात को ही मेरा जन्मदिन मना लिया। तुम सोती रह गई तो मैं क्या करूं? रुचिका प्यार वाले गुस्से से, हाँ तो जगा सकता था ना, क्या तुझे तो केक खाने की जल्दी रही होगी, इसीलिए तूने मुझे नहीं जगाया। दीपांशु, चलो कोई बात नहीं, अब तुम अपने बर्थडे में केक खा लेना। नीलेश, अरे झगड़ा मत करो तुम दोनों, अभी शाम को जन्मदिन उत्सव होगा, तब केक खा लेना तुम दोनों।
निकिता, अरे चिंता मत करो तुम दोनों, मैं बना दूंगी तुम दोनों के लिए केक। सारी तैयारी हो चुकी थी, शाम होने को आई है पर खाना बनाने वाला हलवाई अभी तक नहीं आया। नीलेश, निकिता, अभी हलवाई नहीं आया, इतनी जल्दी खाना कैसे बनेगा? निकिता, आप धैर्य रखिए, खाना मैं बना दूंगी। नीलेश, इतने लोगों का खाना तुम अकेले कैसे बनाओगी? निकिता, मैं बना लूंगी, वैसे भी मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, यह तो तुम जानते ही हो। निकिता के मायके में उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वह पढ़ाई नहीं कर पाई थी, पर वह अपनी माँ का हर काम में सहयोग करती थी, इसीलिए वह घर के कामकाज में माहिर थी। निकिता ने शाम के उत्सव में बनने वाले पूरे खाने की जिम्मेदारी अकेले ही उठाई। शाम हो चुकी है, सभी मेहमानों का आना भी शुरू हो गया है। इधर निकिता खाना बनाने में लगी है, नीलेश सभी मेहमानों का स्वागत सत्कार कर रहा है। साथ ही साथ उसे यह भी चिंता सता रही थी कि खाना बन तो जाएगा ना। दीपांशु, पापा, माँ कहाँ है? सब लोग आ गए हैं मेरे जन्मदिन पर माँ कहीं नहीं दिख रही। रुचिका, हाँ पापा, माँ कहाँ है? नीलेश, बेटा तुम दोनों जाओ अपने मित्रों के साथ खेलो, माँ बस अभी आती ही होगी। नीलेश ने किसी तरह बच्चों को तो भेज दिया खेलने के लिए, पर उसे यह चिंता सताई जा रही थी कि अगर सही वक्त पर अच्छा खाना बनकर तैयार नहीं हुआ तो सभी लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि बेटे का जन्मदिन और उत्सव में खाना भी अच्छा नहीं मिला। पड़ोस की महिला मीरा, नीलेश भैया, आपकी पत्नी नहीं दिखाई दे रही है, कुछ काम में व्यस्त है क्या? कमाल है, बेटे का जन्मदिन है और वही कहीं नजर नहीं आ रही है। नीलेश, बस तैयार हो रही है, आती ही होगी। नीलेश ने झूठ का सहारा लिया ताकि किसी को यह पता ना चल सके कि खाना निकिता खुद बना रही है। यदि किसी को इस बात की खबर भी लगेगी तो लोग इस बात का भी बतंगड़ बना देंगे कि नाम बड़े दर्शन छोटे। एक हलवाई भी नहीं बुला सके खाना बनाने के लिए, खुद की पत्नी को ही हलवाई की तरह लगा दिया। अब आस पड़ोस का तो काम ही है कुछ ना कुछ नुक्स निकालना, पर सबको इससे क्या फर्क पड़ता है कि हो सकता है नीलेश के घर पर कोई मुसीबत आ गई हो। खैर, निकिता ने लगभग खाना बना ही लिया था, बस तड़का लगाना बाकी था। तभी एक पड़ोसन ने उसे खाना बनाते देख लिया। उसने यह खबर मिर्च मसाला लगाकर मीरा को सुनाई। मीरा ने तो यह ठान ही लिया कि आज वह निकिता का सबके सामने अपमान करके ही रहेगी। वो कहते हैं ना कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसे बस मौका चाहिए दूसरों को नीचा दिखाने का। अब बच्चे के जन्मदिन का उत्सव हो या कोई पूजा पाठ, मीरा को बस मौके की तलाश रहती है। मीरा नीलेश के पास जाती है। भाई साहब, सुना है सारे मेहमानों का खाना आपकी पत्नी स्वयं बना रही है, आपने कोई हलवाई नहीं बुलवाया क्या, या फिर इसको फिजूल खर्ची समझकर बहन जी को ही काम में लगा दिया? आपने मीरा की नज़रों में घर का काम करना, खाना बनाना उसके लिए एक नौकर के काम के समान लगता था, और वह ऐसे लोगों को अपने से छोटा समझती थी, उन्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं गंवाती थी। नीलेश चुपचाप खड़ा होकर सारी बातें सुनता रहा, क्योंकि लोगों को सफाई देने का कोई मतलब नहीं, वह तो सिर्फ वही सोचेंगे समझेंगे जो उनका मन होगा। इसीलिए नीलेश ने कोई खास उत्तर नहीं दिया। मीरा इसके आगे कुछ और बोलती उससे पहले निकिता आ जाती है। निकिता, नमस्कार मीरा बहन, आप मेरे बच्चे के जन्मदिन के उत्सव पर पधारी, हमें बहुत अच्छा लगा। मीरा को थोड़ा गुस्सा आया कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बात काटने की, पर उसने अपना गुस्सा काबू में किया। मीरा से किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी, वह तो बस मौका ढूंढती थी लोगों को जलील करने का। मीरा निकिता के पास से हटकर दूसरी पड़ोसियों के नजदीक जा खड़ी हुई। मीरा, देख रही हो तुम सब इस निकिता की कितनी जुबान चलती है, आई बड़ी मेरी बात काटेगी। अरे अनपढ़ है तब भी मुझसे ऐसे बात कर रही है, मैं कहाँ बिजनेस वूमेन और ये घर की नौकरानी की हैसियत सी पत्नी, इसे घर के काम के अलावा
भी कुछ आता हो तो बताए, सारे शहर में मेरा नाम है और इसकी क्या इज्जत। मीरा ने गुस्से में बहुत कुछ निकिता को सुना डाला अपनी दूसरी पड़ोसियों से। खैर, दीपांशु का जन्मदिन मनाया जाने लगा। सभी ने अच्छे अच्छे तोहफे दिए दीपांशु को। रुचिका ने भी दीपांशु को एक खास तोहफा दिया। सभी ने खाना खाया, सभी ने तारीफ भी की, पर मीरा को उसका अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने खाना नहीं खाया। शायद इसीलिए कि वह निकिता ने बनाया था, पर कोई खास बात नहीं है। किसी को कोई फर्क ना पड़ा उसके खाना ना खाने से। सभी लोग अब अपने अपने घर जा चुके थे। निकिता सारा काम अकेले ही निपटा कर सोने चली जाती है। दीपांशु और रुचिका आपस में बातें करती है। रुचि कहती है, दीपू तूने देखा ना, आज यूं मीरा आंटी कितना कुछ बोल रही थी हमारी माँ के बारे में। मुझे तो बहुत बुरा लगा। दीपांशु रुचिका की सारी बातें धैर्य से सुनता रहा और उसी 4 साल के बच्चे ने यह निर्णय किया कि वह अपनी माँ को बहुत बड़ा इंसान बनाएगा। ऐसा कुछ करेगा जिससे कि उसकी माँ का नाम उन सभी स्त्रियों से ऊंचा हो जाए जो उसकी माँ को यह कहकर जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती कि वह अनपढ़ है। 4 साल के बच्चे में कितनी बुद्धि है इसका अंदाजा तो लगाया नहीं जा सकता, पर यह जरूर निश्चिंत है कि उसने उसी रात अपनी माँ को कुछ बनाने का सपना देखा। सभी सो जाते हैं। अगली सुबह दीपांशु ने माँ से जिद किया कि उसे चाउमीन खाना है। नीलेश ने यह बात सुन ली। नीलेश ने कहा, अरे दीपू, माँ को क्यों परेशान करते हो, मैं बाहर से ला देता हूँ ना। निकिता, नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं बना दूंगी। अरे पर तुम कितना काम करोगी, तुम थकती नहीं हो क्या? माँ अपने बच्चों के लिए कभी नहीं थकती। और रही बात कुछ पकाने की, तो यह तो मेरा सबसे पसंदीदा कार्य है जो कि मुझे करना बहुत पसंद है। ठीक है, बना लो तुम खुद से। दीपांशु रुचिका की हर फरमाइश निकिता पूरे मन से पूरा करती है। एक वजह यह भी थी कि उसे अपने रसोई घर से बहुत लगाव है। वक्त गुजरता गया और दीपांशु रुचिका की उम्र भी बढ़ती गई। दीपांशु थोड़ा नटखट मिजाज का बच्चा था और साथ ही साथ बहुत समझदार भी, जो अपने माँ बाप पापा के हर परिश्रम को समझता था, फिर चाहे वह पापा के दफ्तर का कार्य हो या माँ के रसोई घर का कार्य। निकिता घर पर भी सभी का ख्याल पूरी निष्ठा से रखती थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए कभी कभी उसको शर्मिंदगी महसूस हुआ करती थी सभी के समक्ष। अब कभी उसे नीलेश के साथ उसके दफ्तर की पार्टी में जाना पड़ता, तो कभी रुचिका के स्कूल। खैर, दीपांशु अब बड़ा हो रहा है, इसीलिए दीपांशु का भी दाखिला सुरेश ने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया, इसीलिए कि आने वाले जीवन में उसे अंग्रेजी को लेकर कोई परेशानी ना उठानी पड़े। दीपांशु का दाखिला एक अच्छे विद्यालय में हो जाता है। निकिता बहुत खुश हो जाती है। निकिता उसे घर पर ही थोड़ा बहुत सिखाती समझाती रहती है कि स्कूल में कोई पापा के बारे में पूछे तो उसे क्या बताना है। निकिता, बेटा दीपांशु, अगर तुझसे कोई पूछे कि तेरे पापा क्या करते हैं तो सबको यही जवाब देना कि पापा ऑफिस जाते हैं। दीपांशु, ठीक है माँ। दीपांशु को उसकी माँ उसे यह सब सिखा देती है, पर उसे ज़्यादा कुछ आता ना था, तो उसने उसके अलावा उसे कुछ नहीं सिखाया। उसने कहा, और सब तुझे तेरे पापा समझा देंगे। ठीक है माँ। दीपांशु के पापा ने भी उसे कई बातें बताई और रुचिका ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की दीपांशु को सब कुछ बताने की, पर रुचिका भी कहाँ इतनी बड़ी थी कि सब कुछ बता सिखा सके। अगला दिन दीपांशु का आज स्कूल में पहला दिन था। वह थोड़ा परेशान था कि आज वह बिना माँ के कैसे स्कूल में रहेगा, पर उसके अंदर पढ़ने की ललक थी, इसीलिए उसने ज़्यादा नानुकुर नहीं की और स्कूल के लिए झटपट तैयार हो गया। दीपांशु को स्कूल छोड़ने नीलेश जा रहा था, पर निकिता का भी मन नहीं मान रहा था दीपांशु को अकेले छोड़ने का। किसी तरह रुचिका के पहली बार स्कूल जाने पर उसने खुद को संभाला था, पर आज फिर से वही बेचैनी। निकिता भी उसे स्कूल छोड़ने गई। स्कूल में वह खूब रोई, पर दीपांशु नहीं रोया। ताज्जुब की बात है, जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो वह रोता है, पर यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। खैर,
किसी तरह निकिता ने दीपांशु का हाथ छोड़ा और उसे कक्षा के अंदर जाने को कहा। रुचिका दीपांशु के साथ ही थी। नीलेश ने जानबूझकर दीपांशु का एडमिशन उसी स्कूल में करवाया जहां रुचिका पढ़ती थी। दीपांशु के स्कूल का पहला दिन। दीपांशु की टीचर नेहा शर्मा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? दीपांशु ने जवाब दिया अपनी मासूमियत आवाज में, मेरा नाम दीपांशु है। नेहा शर्मा, अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? दीपांशु, पापा ऑफिस जाते हैं। नेहा शर्मा, और तुम्हारी माँ? दीपांशु कुछ देर चुप रहा क्योंकि उसे इस सवाल का उत्तर नहीं पता था। उसने अपना दिमाग लगाया और ऐसे ही बोल दिया, माँ ऑफिस करती है। नेहा शर्मा, वेरी गुड बेटा दीपांशु। नेहा शर्मा ने दीपांशु से ज़्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि वह उस बच्चे की स्थिति समझ रही थी कि वह पहली बार स्कूल आया है तो उसे घबराहट हो रही होगी। नेहा ने उसे उसकी कक्षा दिखाई और बोली, जाओ बेटा, वो तुम्हारी कक्षा है, तुम वहाँ बैठ जाओ। तुम्हारी कक्षा के टीचर अभी आ जाएंगे। देखो वहाँ पर कितने सारे तुम्हारे जैसे बच्चे हैं, सभी से बात करो, मित्र बनाओ। अच्छा मैं चलती हूँ, अब तुम पढ़ाई करो। इतना सब कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है। दीपांशु अपनी कक्षा में शांति से बैठ जाता और उससे जो भी यह सवाल करता कि तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं तो वह सिर्फ एक ही जवाब देता कि सबको कि माँ पापा ऑफिस करते हैं। उसे खुद इसका सटीक मतलब नहीं पता होता है कि वह क्या कह रहा है, परंतु उसने जो भी कहा वह गलत भी तो नहीं था। खैर यह सब हम बाद में देखेंगे, अभी तो दीपांशु का स्कूल का पहला दिन ही शुरू हुआ है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन करते करते एक हफ्ता बीत जाता है। दीपांशु अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है जिससे उसके सारे अध्यापक उससे खुश रहते हैं। अध्यापकों ने यह भी गौर किया कि वह पढ़ाई में कितना मन लगाता है। सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। इत्तेफाक की बात है, जिस स्कूल में दीपांशु पढ़ता है उसी कक्षा में उसकी पड़ोसी आंटी मीरा का भी बेटा पढ़ता है और वह भी उसकी कक्षा में, जो कि दीपांशु से लगभग 2 साल बड़ा है। एक दिन नीलेश को दफ्तर जल्दी जाना पड़ा जिसकी वजह से वह दीपांशु को स्कूल छोड़ने ना जा सका। इसीलिए उस दिन रुचिका को और दीपांशु को स्कूल छोड़ने निकिता को जाना पड़ा। निकिता रुचिका को उसकी कक्षा में छोड़कर दीपांशु को उसकी कक्षा में छोड़ने जाती है। उसी समय उसके अध्यापक भी वहीं मौजूद होते हैं। वो दीपांशु से पूछते हैं, बेटा दीपांशु, ये तुम्हारी माँ है? दीपांशु जवाब देता है, हाँ टीचर, ये मेरी माँ है। दीपांशु के अध्यापक निकिता से बोलते हैं, आपका बेटा पढ़ाई में बहुत मन लगाता है, देखना आपका बेटा एक दिन आपका नाम रोशन करेगा। वैसे आप भी ऑफिस जाती हैं, आप क्या जॉब करती हैं? दीपांशु के अध्यापक ने पूछ लिया। निकिता को कुछ खास समझ ना आई उनकी बात। इससे पहले कि वह कोई जवाब देती अध्यापक को नेहा अध्यापिका आ जाती है। कहती है, आपका बेटा बहुत अच्छा है, खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है। मुझे खुशी है कि वह पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी रखता है। उसी दौरान मीरा भी अपने बेटे को लेकर आ जाती है। वह दीपांशु के अध्यापक की सारी बातें भी सुनती है। गुस्से से आग बबूला भी होती है कि अध्यापक उसके बेटे की तारीफ कर रहे हैं, पर वह कर भी क्या सकती थी। चुपचाप अपने बेटे को कक्षा में छोड़कर बाहर जाने लगती है। तभी अध्यापक बोलते हैं, आपका बेटा सूर्य बहुत बदमाशी करता है कक्षा में और ना ही अपना होमवर्क करके आता है। कृपया करके आप उस पर थोड़ा ध्यान दें। मीरा को फिर से गुस्सा आता है कि अध्यापक ने उसके बेटे की कमियां गिनवाई। किसी तरह वह अपना गुस्सा काबू में करके वहां से चली जाती है। जाते जाते निकिता को एक नफरत भरी आंखों से देखती है। निकिता भी वहां से चली जाती है। मीरा को यह बिल्कुल नहीं पसंद नहीं कि उसका बेटा जिस विद्यालय में पढ़े वह वहीं उसकी पड़ोसन निकिता का बेटा भी पढ़े। शायद इसीलिए कि निकिता अनपढ़ थी
और वह बिजनेस वूमेन, वह नहीं चाहती थी कि ऐसी अनपढ़ स्त्री उसकी किसी भी तरह से बराबरी करे। पर सूर्य का दाखिला हो चुका था, इसीलिए अब उसे वह किसी दूसरे विद्यालय में नहीं डाल सकती थी। इसीलिए सूर्य को मजबूरन उसी विद्यालय में पढ़ना पड़ा। खैर, निकिता घर आ जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। दोपहर में जब दीपांशु को लाने का समय हो जाता है तो वह अपने सारे काम खत्म करके उसे लेने चली जाती है। ऐसा ही चलता रहा 1 साल तक। उसी दौरान दीपांशु और सूर्य की गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों में प्रेम बढ़ता जाता है। पर परीक्षा होने के बाद मीरा यह निर्णय लेती है कि वह अपने सूर्य का दाखिला दूसरे विद्यालय में करवा देगी। जब सूर्य को यह पता चलता है तो वह गुस्सा करता है, माँ तुम मुझे दूसरे विद्यालय में क्यों डाल रही हो? मेरे सारे मित्र यहीं पढ़ते हैं, मैं भी यहीं पढ़ूंगा। मेरा सबसे अच्छा मित्र दीपांशु भी यहीं पढ़ता है, मैं उसी के साथ पढ़ूंगा। मीरा, सूर्य जिद मत करो, मैं तुम्हारा दाखिला और अच्छे और बड़े विद्यालय में करवाऊंगी। सूर्य, नहीं, मैं इसी स्कूल में पढ़ूंगा। सूर्य ज्यादा जिद करता है। मीरा गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ लगा देती है। वह रोता रोता घर से बाहर आ जाता है। वहीं उसे निकिता आंटी मिलती है। निकिता ने देखा कि सूर्य बहुत रो रहा है। वह उसके पास जाती है, उसे उसके रोने का कारण पूछती है। सूर्य मासूमियत भरी आंखों से सब कह देता है। उसे अपने मुख से कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तभी मीरा सूर्य को ढूंढते ढूंढते बाहर तक आ जाती है और देखती है सूर्य निकिता के साथ है। वह सूर्य को खींचकर अंदर ले जाने की कोशिश करती है, परंतु सूर्य निकिता का हाथ कसकर पकड़ लेता है। निकिता, मीरा बहन, क्यों अपनी जिद पर अड़ी हुई है आप? आपका बेटा अगर उसी विद्यालय में पढ़ना चाहता है तो पढ़ने दीजिए। मीरा, तुम ज्यादा मत बोलो निकिता, ये मेरे घर का मामला है और तुम इसमें दखल ना दो तो ही अच्छा होगा। निकिता, माफ करना, पर मेरे विचार से बच्चे की खुशी और भविष्य के लिए आप उस पर अपना दबाव मत बनाइए। मीरा सारी बातें सुनकर वहां से चली जाती है। सूर्य अभी भी रो रहा है, पर निकिता कर भी क्या सकती है? सूर्य है तो आखिर मीरा का ही बेटा ना। मीरा को खुद पर बहुत घमंड था। वह किसी को अहमियत नहीं देती थी, पर निकिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी उसे बुरा लगता था, पर वह बीती बात समझकर भूल जाती थी। निकिता को भी यह लगता था कि वह मीरा के सामने उसके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। मीरा ने जो भी विचार किया हो, पर उसने अपने बेटे का दाखिला दूसरी जगह नहीं करवाया। शायद उसकी ममता ने उसे सूर्य के खिलाफ कुछ करने ना दिया हो। जो भी है, पर है तो आखिर वह भी एक माँ ही ना। देखते ही देखते बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। निकिता ने नीलेश से कहा, हाँ, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। नीलेश ने कहा, नीलेश, अब देखो ना, रुचिका 10वीं कक्षा में पहुंच गई है और दीपांशु 6वीं कक्षा में। उसी समय दीपांशु हाथों में गणित का सवाल लिए और मुंह में आधा पेन घुसाए रुचिका की तरफ चला जा रहा है। रुचि दीदी, चलो मुझे ये सवाल बता दो, जल्दी से, बहुत पढ़ना है अभी, दीपांशु ने कहा। नहीं बताऊंगी, जा अपनी सबसे अच्छी टीचर से ही पूछ लेना, रुचिका ने कहा। उसी समय सूर्य भी हाथ में किताब लिए रुचिका के पास आ जाता है। दीदी, मुझे भी बताओ ना यह सवाल, मुझे भी नहीं आता। निकिता सारे बच्चों को देखकर बहुत खुश थी कि वे सब कितनी मेहनत करती हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। रुचिका, देख सूर्य, अपने दोस्त से कह दे कि वो मुझे पहले दीदी बोले, तभी मैं उसे सवाल बताऊंगी। दीपांशु, नहीं बोलूंगा, जा। सूर्य, ओहो, अब आप दोनों लड़ाई ही करते रहोगे क्या? अच्छा रुचिका दीदी, मुझे बता दो, इस चिरकुट को मत बताना। रुचिका, अच्छा बेटा, बहुत होशियारी दिखाता है तू, सब समझती हूँ तुम दोनों की चाल। तुम दोनों मिली भगत हो, मुझे बेवकूफ़ बनाते हो।
निकिता नीलेश एक साथ हंसते हुए, अच्छा अब बस भी करो। रुचिका, बता दो सवाल इन दोनों को। रुचिका, नहीं माँ पापा, मैं नहीं बताऊंगी इन दोनों को। नीलेश, बता दो बेटा। उसने दोनों को सवाल बता दिया। सूर्य अपना सवाल समझकर अपने घर जाने लगता है। निकिता उसे रोक लेती है कि अभी थोड़ी देर और पढ़कर फिर चले जाना, शायद फिर से तुम्हें आना पड़े तो। इससे अच्छा यही बैठकर पढ़ाई कर लो, जो ना समझ आए रुचिका से पूछ लेना। निकिता के कहने पर सूर्य कुछ देर और वहीं रुक जाता है, पर सूर्य को अंदर से यह भी डर लग रहा है कि कहीं उसकी माँ उसे डांट न लगाए। सूर्य घर पहुंचता है। मीरा, कहाँ था तू इतनी देर से? सूर्य, वो माँ रुचिका दीदी से सवाल पूछने गया था मैं। सूर्य की नजरें झुकी थी, इस डर से कि मीरा उसे डांटेगी, पर मीरा ने उसे कुछ ना कहा। पर ऐसा नहीं है कि मीरा की सोच निकिता के प्रति बदल चुकी थी। वह सिर्फ अपने बेटे के लिए ज्यादा नहीं बोलती थी। कुछ दिनों बाद सूर्य दीपांशु के विद्यालय में माता पिता शिक्षक बैठक होती है, जिसमें दीपांशु के माता पिता और सूर्य के माता पिता दोनों जाते हैं। वहाँ मीरा की मुलाकात फिर से निकिता से होती है। निकिता अंदर ही अंदर डर रही थी, हर बार की तरह कि इस बार अध्यापक पता नहीं क्या सवाल कर देंगे निकिता से। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके बच्चे का नहीं, बल्कि उसी का इम्तिहान हो। निकिता और नीलेश अध्यापक के समीप जा बैठती है। दीपांशु के अध्यापक हमेशा उसकी तारीफ ही करते थे। उसके माता पिता से दीपांशु ने कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया अपने अध्यापक को। निकिता से अध्यापक ने कुछ सवाल किए, पर निकिता डर रही थी कि क्या जवाब दे। उसे लगता है कि कहीं वह कुछ गलत ना बोल दे, जिसकी वजह से उसके बेटे की बेइज्जती हो जाए। परंतु हर बार की तरह नीलेश सारी चीजें संभाल लेता है। अध्यापक को याद आता है कि दीपांशु ने बताया था उसकी माँ ऑफिस जाती है, इसीलिए अध्यापक निकिता से पूछ बैठते हैं कि वह कौन सा कार्य करती है। निकिता फिर से हैरान होती है कि अध्यापक यह सब क्यों पूछ रहे हैं उससे। निकिता, माफ करिएगा सर, पर मैं किसी ऑफिस में काम नहीं करती हूँ। यह इतना ही बोल पाती है, तभी मीरा वहाँ मौजूद हो जाती है। उसने शांति की बात काट दी, यह तो एक अनपढ़ गवार है, इसे चूल्हा चौका के अलावा और कोई कार्य नहीं आता, यह सिर्फ वही कर सकती है। दीपांशु सूर्य ने मीरा की कही बात सुनी। दीपांशु को मीरा का यह सब बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उसने जो सपना देखा था कि अपनी माँ को बड़ा इंसान बनाएगा, उसके बारे में वही खड़े खड़े विचार करने लगता है। अब वक्त आ गया है माँ के लिए कुछ करने का, ऐसा कुछ जिससे उनका नाम हो, शोहरत हो। दीपांशु मन ही मन बड़बड़ाया। सूर्य अपनी माँ को शांत करने का प्रयास किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मीरा ने सूर्य की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे जो बोलना था उसने बोल ही डाला, आखिर निकिता के विषय में। उस वक्त वहां मौजूद सभी बच्चों और अध्यापकों ने मीरा की सारी बातें सुनी, पर किसी ने कोई पलटकर जवाब न दिया। उस पर निकिता को बहुत बुरा लगा, खुद को ऐसा महसूस कर रही थी और शर्मिंदगी से अपना सिर भी झुका दी थी। निकिता की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं का दुख तकलीफ वहाँ नीलेश, रुचिका और दीपांशु के अलावा किसी ने महसूस नहीं किया। नीलेश ने मीरा को जवाब देना चाहा, पर दीपांशु ने अपने पापा को रोक दिया। वही नेहा मैडम भी मौजूद थी। उन्होंने निकिता के पक्ष में बहुत कुछ बोला। मीरा जी, आपको किसी ने यह अधिकार नहीं दिया कि आप किसी के विषय में कुछ भी बोले, और भूलिए मत, यह विद्यालय है। अगर आप यहाँ बच्चों के सामने यह सब बोलेगी तो बच्चों पर क्या असर होगा। और रही बात निकिता जी की, तो यह उनका निजी मामला है कि ये क्यों नहीं पढ़ लिख पाई। इस विषय में आप दखल नहीं दे सकती है। हो सकता है निकिता जी के साथ कुछ मजबूरियां, परेशानियां रही हो, जिसकी वजह से वह पढ़ नहीं पाई। आई एम सॉरी, पर आपने आज यहाँ बैठे सभी लोगों को शर्मिंदा किया है। नेहा मैडम ने अपनी तरफ से सारे मुमकिन जवाब दिए मीरा को, पर मीरा को तनिक भी फर्क नहीं पड़ा। दीपांशु ने भी अपनी माँ की तरफ से सभी से क्षमा याचना की और सिर झुकाकर मीरा को साथ लेकर घर की ओर निकल गया। सूर्य को बहुत बुरा लगा था। उसने घर जाकर अपनी माँ मीरा को काफी कुछ कहा भी,
माँ तुम ये सब कैसे कर सकती हो? हाँ मैं मानता हूँ कि तुमको निकिता आंटी फूटी आंख नहीं भाती, पर इसका यह अर्थ तो नहीं कि तुम उनकी बदनामी करोगी। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप मेरी माँ है, जो अपने घमंड में चूर चूर होकर यह सब कर सकती है। यह दिन निकिता के लिए बहुत कष्टकारी रहा। उसे आज तक मीरा की किसी बात का बुरा नहीं लगा, पर आज वह अंतर्मन से दुखी है। दीपांशु, रुचिका, नीलेश सब मिलकर निकिता को घर लेकर जाती हैं। रात हो चुकी है, पर अभी निकिता उसी सदमे में है जिससे वह बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। कभी दूसरों पर कोई आंच भी आ जाती थी तो निकिता ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी, परंतु आज वह खुद के लिए कुछ न कर पाई। दीपू, रुचि, माँ चलो खाना खा लो, धीमी स्वर में रोते हुए दोनों ने कहा। निकिता ने दोनों की बात पर ध्यान ही ना दिया। नीलेश, निकिता उठो, चलो खाना खा लो, देखो तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे लिए खास खाना बनाया है। नीलेश भी दुखी था, पर उसने जाहिर ना होने दिया किसी को, शायद इसीलिए कि बच्चे भी रो रहे हैं और निकिता तो दुखी है ही। अगर वह भी रोने लग गया तो बच्चों और निकिता को संभालता कौन? नीलेश ने निकिता को हिलाया और फिर से अपनी बात दोहराई। निकिता झटके से हाँ कहिए, भारी आवाज, आंखों में आंसू। नीलेश, मैंने कहा खाना खा लो, दीपू और रुचि ने मिलकर बनाया है। नीलेश की यह बात सुनते ही निकिता फूट फूट कर रोने लगी और अपने बच्चों को गले से लगा लिया। बेटा तुम दोनों क्यों बनाए खाना? मैं हूं ना, मैं बना दूंगी। दीपांशु, मत रो माँ, देखना एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारी तारीफ खुलकर करेंगे और सम्मान भी देंगे तुमको। तुम पढ़ लिख नहीं पाई तो क्या हुआ? इसका यह अर्थ तो नहीं कि तुम अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकती, आगे बढ़ ही नहीं सकती। रुचिका, माँ दीपांशु बिल्कुल सही कह रहा है, एक दिन जरूर ऐसा आएगा और फिर तुम खुद उस दिन मीरा आंटी को जवाब दोगी। लोग उनसे ज्यादा आपका सम्मान करेंगे। बच्चे अपनी माँ से बातें करते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। नीलेश को उस दिन अपने बच्चों और अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हुआ। बच्चों में जितनी भी समझ थी उसी के बल पर उन दोनों ने समझदारी से काम लिया और अपनी माँ को सांत्वना दिए। दीपांशु की 6वीं कक्षा की परीक्षा नजदीक आ रही है। वह बहुत अच्छे से पढ़ता है, सूर्य भी खूब मेहनत करता है। जनवरी का महीना चल रहा था, उसी समय दीपांशु का जन्मदिन आया। इत्तेफाक की बात यह है कि उस दिन दीपांशु के विद्यालय में वार्षिक समारोह होगा, जिससे दीपांशु भी हिस्सा लेगा। दीपांशु अपनी नेहा टीचर से, टीचर वार्षिक समारोह में हिस्सा लेना चाहता हूँ। नेहा मैडम, ठीक है बेटा, पर तुम क्या प्रस्तुति दोगे? नेहा मैडम आश्चर्यचकित थी कि जो दीपांशु कभी किसी समारोह में हिस्सा नहीं लिया करता था, आज वह अचानक से कैसे हिस्सा लेना चाहता है। दीपांशु के विद्यालय में एकमात्र नेहा टीचर ही जिनको दीपांशु बहुत मानता है। नेहा मैडम स्वभाव की बहुत अच्छी है, वह भी दीपांशु पर ज्यादा ध्यान देती थी। दीपांशु ने नेहा अध्यापिका को कोई जवाब नहीं दिया। उसने उससे कह दिया कि वह प्रस्तुति देगा। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या प्रस्तुति देगा, पर उसने निर्णय लिया कि नेहा मैडम को राजी करके वह कोई ना कोई प्रस्तुति जरूर देगा। नेहा मैडम को दीपांशु पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने दीपांशु को अनुमति दे दी। साथ ही साथ उसे समझाया भी कि कोई भी प्रस्तुति देना अच्छे से मन से देना। गॉड ब्लेस यू, इतना कहकर सिर पर हाथ रखकर उन्होंने दीपांशु को आशीर्वाद दिया। नेहा मैडम अब वहाँ से जा चुकी है। सूर्य दीपांशु के पास आया है। दीपांशु, तू वार्षिक समारोह में प्रस्तुति देगा, वैसे अच्छी बात है, पर तूने पहले कभी कोई प्रस्तुति नहीं दी, तो क्या तू मंच पर कर पाएगा? कोशिश रहेगी कि अच्छी प्रस्तुति दूं, बाकी तो उसी दिन पता चलेगा, दीपांशु ने जवाब दिया। दोनों मित्र घर की तरफ निकल जाते हैं। दीपांशु रास्ते भर गंभीरता से यही सोचता रहता है कि क्या प्रस्तुति दूं। दीपांशु अभी भी मीरा आंटी की बात से दुखी है। वह अभी भी उस दुख से उबरा नहीं है। उनसे अपनी माँ से जो जो कहा था वह सब उसे याद है। इसी के चलते उसके मन में कसम कसी रहती थी
कि वह ऐसा क्या करे जिससे वह अपनी माँ को नाम और शोहरत दिला सके। दीपांशु की उम्र इतनी भी बड़ी नहीं हुई थी, पर वह एक जिम्मेदार बेटे की तरह अपना फर्ज याद करता रहता कि उसे कुछ करना है। शायद इसीलिए उसने वार्षिक समारोह में प्रस्तुति देने की सोची है। खैर, दीपांशु यह सब विचार करते करते दोनों मित्र घर पहुंच जाते हैं। सूर्य अपने घर जाते जाते कहता है, तू जो भी सोच रहा है या जो भी तेरे दिमाग में चल रहा है वह काम तू कर, मैं तेरे साथ हूँ मेरे दोस्त। दीपांशु और सूर्य में अपनापन दिखा। रुचिका आज विद्यालय नहीं गई थी, इसीलिए दीपांशु और सूर्य साथ साथ विद्यालय से घर आए थे। रुचिका, दीपांशु आज बड़ी देर लगा दी घर आने में। दीपांशु, हाँ दीदी, मैं थोड़ा नेहा टीचर से कुछ सवाल पूछने लग गया था, इसीलिए देर हो गई। दीपांशु ने किसी से भी घर पर यह बात नहीं बताई कि वह विद्यालय वार्षिक समारोह में कोई प्रस्तुति देने की सोच रहा है। निकिता, आ गया तू बेटा, चल हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले, भूख लगी होगी ना तुझे, आजा जल्दी से, तेरी पसंद का खाना बनाई हूँ आज। माँ की यह बातें सुनकर उसे एक विचार आता है। वह मनी मन खुशी से झूमने लगता है और झटपट खाना खाकर अपने विचारों पर अध्ययन करने लगता है। 2 दिन बाद आज दीपांशु के विद्यालय में वार्षिक समारोह है। दीपांशु बहुत उत्सुक है अपनी प्रस्तुति देने के लिए। दीपांशु, माँ पापा, आज आप दोनों हमारे विद्यालय चल रहे हो ना? नीलेश, हाँ बेटा, मैंने पहले से ही आज के दिन की छुट्टी लेकर रखी है, जरूर चलेंगे, क्यों निकिता? निकिता उदास हो जाती है। वह दोबारा दीपांशु के विद्यालय नहीं जाना चाहती थी। निकिता, नहीं नहीं, आप चले जाइए, बच्चों के साथ मैं नहीं जाऊंगी। नीलेश, अरे निकिता, बच्चों की खुशी के लिए भी नहीं चलोगी? निकिता, जिद मत करिए, मेरा मन नहीं है। रुचिका, माँ, ये वार्षिक समारोह है, इसमें माँ पापा का जाना आवश्यक होता है, क्या अभी भी आप नहीं चलोगी? सबके कहने पर निकिता मान जाती है, पर उसे डर है कि कहीं फिर से ना उसे उसकी पढ़ाई को लेकर कोई कुछ ना कहे, खासकर मीरा। सभी लोग विद्यालय पहुंच जाती है। दीपांशु, रुचिका अपने माता पिता के साथ और सूर्य अपने माता पिता के साथ। कार्यक्रम बस शुरू ही होने वाला था। रुचिका ने तो पहले से ही समारोह में हिस्सा लिया था। समारोह शुरू हो जाता है, सभी की प्रस्तुति होती है। तीसरी प्रस्तुति रुचिका की होती है। वह नृत्य करती है। सभी को रुचिका की प्रस्तुति बहुत पसंद आई। आगे की ओर प्रस्तुतियां होती रही। उसी समय नेहा मैडम ने दीपांशु को अपने पास बुलाया और पुनः पूछा कि वह प्रस्तुति देने के लिए तैयार हैं। दीपांशु, हाँ टीचर, मैं तैयार हूँ, बहुत अच्छी प्रस्तुति दूंगा। नेहा मैडम, ऑल द बेस्ट बेटा। दीपांशु को अपने ऊपर पूरा विश्वास था। अब दीपांशु की बारी आ चुकी थी। दीपांशु का नाम मंच पर गूंजता है। दीपांशु के माता पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि दीपांशु का नाम क्यों बोला जा रहा है। नीलेश रुचिका से भी पूछता है, पर रुचिका को कुछ पता हो तो वो बताए ना नीलेश को। खैर, दीपांशु मंच पर अप्रीन पहनकर आ जाता है। सभी अचंभित थे कि यह कैसा हुलिया बना रखा है दीपांशु ने। मीरा सूर्य से, ये दीपांशु क्या करने वाला है इस बार मंच पर? पहले तो कभी नहीं देखा मैंने इसे मंच पर। सूर्य, माँ तुम चिंता मत करो, दीपांशु जो भी करेगा अच्छी प्रस्तुति देगा। मीरा ने धैर्य रखा। दीपांशु की प्रस्तुति का इंतजार हो रहा है। दीपांशु की प्रस्तुति शुरू होने ही वाली है। सभी दर्शकों में उत्सुकता बढ़ रही थी, खासकर निकिता, नीलेश, रुचिका, सूर्य, मीरा और नेहा मैडम में। अब बस दीपांशु की प्रस्तुति का इंतजार है। दीपांशु माइक सेट करता है, अपना गला साफ करके सभी को शुभ संध्या नमस्कार करता है। नमस्कार, मैं जिस विषय पर प्रस्तुति देने वाला हूँ वह विषय है माँ का ऑफिस। आप सभी लोग यही विचार कर रहे होंगे ना कि मैं अपनी माँ के किसी दफ्तर की बात करने जा रहा हूँ, परंतु नहीं, मैं तो उनकी एक बहुत खास, बल्कि सबसे खास दफ्तर की बात करने जा रहा हूँ। वैसे आपका यह सोचना भी गलत नहीं है
क्योंकि वह माँ का दफ्तर ही है, ऐसा दफ्तर जहाँ से वह घर के सब जन का पेट भरती है। तो चलिए मैं आप सभी को माँ के दफ्तर की ओर लेकर चलता हूँ। मानकर चलिए आप घर के किसी कोने पर बैठी हैं, मैं आप सभी को वही घर के एक कोने से माँ के दफ्तर तक लेकर जाऊंगा। दफ्तर के कुछ 3-4 गज पहले से ही एक खुशबू हमारा स्वागत करती है। स्वागत पर कुछ मीठा, कुछ तीखा, कुछ चटाकेदार, कुछ मसालेदार एक भीनी सी खुशबू दरवाजे पर दस्तक दे रही है। शायद आप समझ गए होंगे मेरी माँ के ऑफिस को। अगर समझ गए हैं तो हमारी कुछ मदद करिए औरों को बताने में, और अगर अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको मेरी माँ के दफ्तर लेकर चलता हूँ। वैसे तो उनका ऑफिस 24 घंटे खुला रहता है, इसका मतलब अभी माँ के दफ्तर का दरवाजा जरूर खुला होगा। दरवाजे के बाहर कुछ पानी की बूंदें भी दिखेगी और कुछ रंग भरी छींटे भी। अंदर आते ही उनका कंप्यूटर, साथ में सीपीयू, कीबोर्ड, यूपीएस और माउस भी दिखेगा। फर्क बस इतना है कि उनका कंप्यूटर सीपीयू और यूपीएस से नहीं बल्कि एलपीजी से चलता है और साथ में माचिस रहता है। सेल फोन की जगह रेडियो रहता है और टाई बेल्ट की जगह अपरिन रहता है। इम्पोर्टेंट फाइल्स तो उनके दराज में रहती है, जिसके बिना कोई काम नहीं चलता। जैसे साइन करने के लिए पेन जरूरी होता है, उसी प्रकार नमक बिन उनका प्रोजेक्ट अधूरा रहता है। किसी को चोट लग जाए तो ऑफिस में फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, पर यहाँ हर जख्म की दवाई उपलब्ध होती है। एक बात तो है, उस ऑफिस की जरूरत हो ना हो, पर इस माँ के ऑफिस को कि सबको जरूरत होती है। साथ ही साथ उस ऑफिस को संभालने वाली बॉस तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। मेरी माँ का ऑफिस रसोई घर। धन्यवाद। दीपांशु की प्रस्तुति सुनकर सभी के आंखों में पानी आ गया। सभी को अपनी माँ की मूल्य समझ में आया। सभी ने अपनी जगह से उठकर दीपांशु के लिए तालियां बजाई। दीपांशु की माँ निकिता भावुक हो उठी और खुद को रोक न पाई, सीधा मंच पर जा पहुंची अपने दीपांशु को गले से लगाने। नेहा मैडम को भी दीपांशु पर बहुत गर्व महसूस हुआ। दीपांशु के प्रिंसिपल योगेश जी ने दीपांशु की प्रस्तुति को बहुत सराहना दी, उसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया, पर दीपांशु को पुरस्कार की आवश्यकता नहीं थी। उसका सिर्फ यह उद्देश्य था कि समाज उसका संदेश समझे, माँ को इज्जत देना सीखे। माँ क्या, किसी भी औरत को इज्जत देना सीखे हर व्यक्ति। यदि माँ घर पर चूल्हा चौका करती है तो इसका यह अर्थ नहीं कि उसका कोई मूल्य ही नहीं। वह एक दफ्तर में काम करने वाले पुरुष से भी ज्यादा मेहनत घर पर करती है। सारा घर अकेले हाथ चलाती है, सभी की जरूरतों का वक्त वक्त पर ख्याल रखती है। 24 घंटों में जब भी माँ को आवाज लगाओगे उसे अपने करीब ही पाओगे। माँ का सम्मान होना चाहिए, उसे कोई फीस नहीं मिलती उसके इसी दफ्तर पर थोड़ा सा सम्मान इज्जत मिलेगी तो वह उसमें ही खुश रहेगी। उसे कोई फीस चाहिए ही नहीं, बस अपनों का साथ, अपनों के विश्वास सम्मान की भूखी है। सभी ने बहुत तारीफ की दीपांशु की। महोत्सव समाप्त होते ही सब घर जाते हैं। मीरा को अपने उस दिन के बर्ताव के लिए आज पछतावा हुआ, पर वह अभी भी उसे अपने से छोटा ही समझती है, इसीलिए क्योंकि मीरा बाहर से पैसे कमाती है। निकिता ने दीपांशु को धन्यवाद कहा। नीलेश ने भी कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चे, खूब तरक्की करो अपने जीवन में। इसी से दीपांशु को दूसरा सुझाव आता है। दीपांशु की सारी परीक्षा अच्छी तरह से हो जाती है, वह अपने विद्यालय में अपनी कक्षा में टॉप भी करता है। कुछ महीनों बाद उसने अखबार में एक प्रतियोगिता के विषय में पढ़ा, वह खाना बनाने की प्रतियोगिता थी। दीपांशु ने नीलेश और रुचिका की मदद से प्रतियोगिता का फॉर्म भरा। बाद में उन लोगों ने निकिता से बताया कि उसे खाना बनाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। निकिता ने मना किया कि वो यह सब नहीं कर पाएगी, उसे अच्छा खाना बनाना नहीं आता है। नीलेश ने उसे प्रोत्साहित किया कि तुम एक कोशिश करो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं,
पर अगर तुम खुद से हार मान लोगी तो क्या मतलब रह जाएगा। निकिता ने हामी भरी और प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गई। 4 दिन बाद प्रतियोगिता शुरू होती है, जिसमें देश के अलग अलग जगह से लोग प्रतियोगिता में भाग लेने आते हैं। निकिता को डर लग रहा है, पर बच्चों और पति ने उसे डर से उबारने की कोशिश की। आज प्रतियोगिता का पहला दिन है। निकिता ने अच्छा खाना बनाकर न्यायाधीशों को प्रश्न किया। इसी प्रकार प्रतियोगिता के कई पड़ाव आए और निकिता ने सब में बेहतर प्रदर्शन किया। 3 दिन बाद आज प्रतियोगिता का आखिरी पड़ाव है, जिसमें प्रतिभागियों को बहुत मुश्किल चुनौतियां दी गई है, पर निकिता ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और आखिर में वह प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आई। पूरे देश में उसका नाम हुआ। निकिता बहुत खुश है, पर उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वह प्रतियोगिता जीत चुकी है। आज उसने सभी के सामने यह साबित कर दिया कि घर की चूल्हा चौका करने वाली स्त्री देश की सबसे अच्छी खाना बनाने वाली बन सकती है। सही मायने में आज मीरा का घमंड चूर चूर हो गया। उसने यह स्वीकार कर लिया कि किसी को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। वक्त आने पर वह भी अपना हुनर देश भर को दिखा सकता है। आज निकिता खुद गर्व से सिर उठाकर चलती है। अनपढ़ होने के बावजूद भी वह देश की सबसे अच्छी खाना पकाने वाली स्त्री बन चुकी है। आज उसे किसी को कुछ अपने मुंह से बोलकर साबित करने की आवश्यकता नहीं। आज स्वयं उसके हुनर ने सभी को करारा जवाब दिया। धन्यवाद दोस्तों।